मैं नितिन स्कॉलर्स केयर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हम हर संडे मैथ्स के एफएलटी के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम कुछ नए 25 क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द नंबर ऑफ मोबाइल सिम कार्ड्स इन 4 स्टेट्स। देखो 4 स्टेट्स दिया है, उनके सिम कार्ड्स के नंबर दिए हैं, ठीक है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दिल्ली द रेशियो ऑफ बीएसएनएल सिम कार्ड्स एंड एयरटेल सिम कार्ड्स बताइए। दिल्ली की बात हो रही है दोस्तों, ये दिल्ली है। दिल्ली के अंदर किसका, बीएसएनएल और एयरटेल का। तो बीएसएनएल के कितने कार्ड्स है, 10, और एयरटेल्स के कितने, 20। तो 10 और 20 का रेशियो क्या होगा, 1:2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो ये हमारा इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ मनी अप्रिशिएट टू ₹7,000 आफ्टर 8 years एंड 10,000 आफ्टर 12 years एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कोई सीआई के मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई पैसा जो है ना, वो 7,000 होता है 8 years में, और 10,000 होता है 12 years में। उसने बोला है कि इनिशियली हमने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, मतलब प्रिंसिपल हमसे ये पूछ रहा है। तो कोई प्रिंसिपल पी था, बात है 8 years की, ठीक है। 8 years में ये होता है 7,000। अगले टोटल 12 years, देखो यहाँ से टोटल 12 years दिए हैं, मतलब यहाँ पे कितना होगा 4 years। तो 4 years में कितना होता है ये 10,000। मुझे ये बताइए कि कभी भी यदि मैं बोलूँ आपको कि सीआई के अंदर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो है 1:2 है, जब टाइम डिफरेंस होता है 1 year का। यदि मैं बोलूँ कि अब टाइम डिफरेंस जो है वो 2 years का है, तो मुझे नया रेशियो बताइए। तो आप क्या क्या करेंगे इसमें, जब भी टाइम डबल होता है, जब भी टाइम डबल होगा तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। यदि मैं बोलूँ कि यदि इसी, ये तो 2 years का बोला है, यदि मैं बोल रहा हूँ कि इसको यदि मैं 3 years का डिफरेंस कर देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब क्या होगा 8। मतलब कि जितने टाइम्स टाइम पीरियड बढ़ता है उसी टाइम पे हमें क्या करना, उसी का पावर कर देना है प्रिंसिपल अमाउंट के रेशियो में। सिंपल सी बात है, ये इसी कंसेप्ट को हमें इसमें यूज करना है। अब मुझे बताओ बताओ कि टाइम डिफरेंस है 4 years का, यहाँ पे 8 years का, 8 years का, क्या 4 years का 8 year डबल है क्या, हाँ सर है। तो यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे रेशियो क्या हो रहा है, 7 से 10 हुआ। ठीक है, 7 से 10 हुआ। तो जब टाइम डिफरेंस 4 years है तो 7:10 है। जब 8 years होगा मतलब कि टाइम डबल होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा, 7 का स्क्वायर। रेशियो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। मतलब कि 49, रेशियो क्या होगा 100। ठीक है, सर इतना समझ में आया। तो इतना समझ में जब आया है तो आगे और देख ही लो। ये 100, अब हमारे पास जो 100 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 7,000। मतलब कि ये कितना हुआ, 70 टाइम्स हुआ। हमें चाहिए प्रिंसिपल, मतलब कि इसका यदि हम 70 टाइम्स कर दें तो क्या हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा क्या, कि हाँ जी सर आ जाएगा। तो जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 3430। ठीक है, तो जो 343 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर एन कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है, इवन इंटीजर्स है कोई एन नंबर, ठीक है, इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। उसने बोला कि द फर्स्ट इंटीजर इज एन, पहला इंटीजर तो एन है, एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इज इतना मोर देन 1594 मोर देन द लास्ट इंटीजर। देखो सिंपल सी बात है, इसने बोला है कि देखो पहले तो हमारे जो पहले 5 अपन ये मान लेते हैं कि ये 5 इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, हाँ जी सर है। बात वो ये बोल रहा है कि हमारे पास पता नहीं एन नंबर्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट जो नंबर है ना वो एक्स है, लास्ट नंबर एक्स हुआ। उसने ये बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 1594 मोर देन द लास्ट इंटीजर। तो ये जो 5 नंबर, देखो स्टार्टिंग के 5 नंबर तो ये है, तो इन 5 नंबरों का जो एवरेज है वो क्या होगा, एवरेज ये मिडिल टर्म होगी। ठीक है, डिफरेंस सभी का सेम है, तो इन पांचों का जो एवरेज होगा उसका एवरेज ये मिडिल टर्म होगी। तो मिडिल टर्म जो है वो लास्ट इंटीजर कितना कितना ज्यादा है, लास्ट इंटीजर से एक्स प्लस 1594 इतना ज्यादा है। हाँ जी इतना ज्यादा है, मतलब कि देखो लास्ट इंटीजर हमारा एक्स होगा, और इसकी जो थर्ड डिजिट हो गई, थर्ड जो इंटीजर होगा वो होगा एक्स प्लस 1594। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, कोई भी एपी है, एपी क्या होता है, एपी वो होती है जिसमें जब उनके बीच का जो डिफरेंस है, टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम हो, तो उसको हम एपी बोलते हैं। तो एपी में यदि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला मैं पूछूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होगा कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 + 1। ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। मुझे ये बताइए कि यदि मैं बोल रहा हूँ कि आप इतनी सीरीज देखिए, इस सीरीज में आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो जो नंबर ऑफ टर्म होगी इतने इतनी सीरीज में, वो होगी डिफरेंस ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म कितना होगा 1594 डिवाइड बाई 2 प्लस क्या होगा 1, ये क्या आ रहा है 797 प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 798। पर बात अभी खत्म हुई नहीं है दोस्तों। देखो यहां से अपन ने कहां से देखा है,
हमने जो अभी देखा है, हमने देखा है अभी यहाँ से यहाँ तक की सीरीज, यहाँ से यहाँ तक कितने 798 है। अभी स्टार्टिंग में दो डिजिट्स बची है, दो दो इंटीजर्स बचे हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो कितनी होगी, 798 प्लस 2, तो टोटल कितनी हो गई 800। तो हमारे पास जो टोटल नंबर टर्म्स है वो क्या होगी 800 होगी। ठीक है, ये समझ में आया। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इन्हें ऊपर ऊपर देखना नहीं है, इसके प्रॉपर इसको समझना है। देखिए अभी जैसे जो नीट का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम में जैसे पेपर लीक होना बहुत सारी प्रॉब्लम पहले हुई है, तो 2025 का जो एग्जाम आया है 2025 का अभी तक इसका नीट का सबसे टफेस्ट जो पेपर आया है वो 2025 का आया है। ठीक है, एसएससी में हमें पता है कि अभी कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, पिछले जो सीजीएल हुआ है, तो अभी वेंडर चेंज भी हुआ है, तो हो सकता है कि पेपर अच्छा बने या फिर कुछ थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ सकता है। तो जब टफनेस बढ़ेगी या पेपर अच्छा बनेगा तो मैथ्स तो चेंज होने वाला नहीं है, मैथ्स तो वही रहेगा। तो मैथ्स में आपको करना क्या है कि मैथ्स, आप सोच रहे हो कि यदि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लूं, एक स्पेसिफिक टाइप्स को रट लूं, उससे काम बन जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा। आपको मैथ्स को कंसेप्ट पे ही ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी जब क्वेश्चन बनता है या कोई सा भी टॉपिक या कौन सा भी कंसेप्ट हम काम करते हैं, तो आपको उसके कंसेप्ट को ही समझना है। जितने अच्छे से कंसेप्ट को समझोगे, यदि वो लैंग्वेज में भी घुमा सकता है या फिर जो भी टफ बनाएगा, तो जब लैंग्वेज में जब घुमाएगा ना, तो आप जब कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उन चीज़ों को वहाँ पे आसानी से कर पाओगे। यदि आप ऊपर ऊपर रटोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। द 11 पीपल वेंट ऑन ए लंच टुगेदर टू ए होटल। देखो 11 लोग हैं, 11 पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं कि होटल पे लंच करने के लिए जाते हैं। द एक्सपेंस ऑफ 10 ऑफ देम इज 400। तो उसमें से 10 लोग हैं ना, सभी 400 रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, 400 इच, इच बोला है ना, मतलब 400 रुपए इच करते हैं 10 लोग। द एक्सपेंस ऑफ 11%, जो 11% है ना, उसका जो एक्सपेंस है वो जो एवरेज ऑफ ऑल 11 पीपल से 100 क्या है, मोर है। तो उसने बोला कि व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ 11%। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूं कि जो टोटल जो ऑल 11% का जो एवरेज है, एवरेज खर्च जो एक्सपेंस है वो मान लो ₹X, कि सभी जो 11 पीपल्स है वो ₹X खर्च करते हैं। ठीक है, करते हैं। उसने क्या बोला है, उसने बोला कि जो 11th पर्सन है, जो 11th पर्सन है, 11% कितना खर्च करता है, एवरेज से 100 रुपीज ज्यादा करता है, मतलब X+100 ये 11% खर्च करता है। अब मुझे बताओ एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है कि टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू होता है एवरेज। टोटल सम कैसे निकालेंगे, देखो 10 लोगों का खर्चा, एक का 400 है, तो 10 लोगों का कितना होगा 10 इंटू 400 प्लस 11 का कितना है X+100 अपॉन में टोटल मेंबर कितने 11 इक्वल टू एवरेज हमारा कितना है X है। 11 उधर जाएगा क्या होगा 11x, x उधर जाएगा तो बचा कितना 10x, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू ये क्या 4000 प्लस 100 क्या होगा 4100। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई 410। इसका मतलब क्या है कि x जो 410 है, मतलब कि जो सभी 11 लोग हैं, 11 से वो सभी 410 रुपए अपने खाने पे खर्च करते हैं। पर पूछा तो किसका, हमें 11th पर्सन का पूछा है। ठीक है, पूछा क्या व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ 11th पर्सन, तो 11th पर्सन का तो हमारे पास ये है ना, तो x कितना है 410 प्लस में वो 100 ज्यादा करता है, तो टोटल खर्चा जो 11th पर्सन करेगा वो करेगा 510, तो 510 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल इफ द पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल इज 35। देखो क्वेश्चन को आप पढ़ोगे बहुत छोटा सा दिख रहा है आपको, आप बोलोगे यार बहुत छोटा क्वेश्चन है तो ऐसे बना देंगे, बट कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ज्यादा टफ होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने ऑलरेडी इस कंसेप्ट को सीख रखा है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कर रखा है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड बराबर होती है और तीसरी साइड क्या होती है अलग होती है। कोई भी ट्रायंगल की साइड्स का जो कंसेप्ट होता क्या है कि जो थर्ड साइड होती है, थर्ड साइड दूसरी दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और उनके दोनों के सम से छोटी होगी। ठीक है, अब मैंने जो बोला है वो मैं लिख के बता रहा हूँ। देखो बी जो है, बी को अपन ने थर्ड साइड माना है, तो जो थर्ड साइड है वो जो बची हुई दो साइड है उसके डिफरेंस से तो बड़ी होगी और प्लस उनके सम से क्या होगी छोटी होगी। तो जो बी है, बी क्या होगा 0 से 2a के बीच में बी की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास ये आई है। अब मुझे बताओ कि इसने बोला है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो है इसका पेरीमीटर क्या होगा 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दी है 35 दी है। हाँ सर जी सर 35 दी है। तो यहाँ से 2a की वैल्यू क्या होगी या फिर b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी b इक्वल टू होगा 35 माइनस 2a। इस b की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, हाँ सर रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 2a इज लेस देन 2a। तो क्या हुआ 4a इज ग्रेटर देन 35। इसका मतलब क्या है कि a इज ग्रेटर देन 8.75।
इतना समझ में आया? तो ए की जो वैल्यू है वो 8.75 से बड़ी होगी, इसका मतलब ये है कि जो ए है वो 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, पर हमें ये देखना है कि कहाँ तक होगा और ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे। एक हमें अब यहाँ पे हमें कंडीशन निकालनी पड़ेगी। देखो कंडीशन ये है कि एक दो साइड क्या सेम है, ए है, तीसरी साइड क्या है, बी है। अब हमें ए की वैल्यू क्या होगी, 8.75 से बड़ी, मतलब कि पहला इंटीजर कौन सा रहा है, 9। तो ए की वैल्यू जब हम 9 लेते हैं, ए 9 होगा तो ये भी तो ए ही है, ये भी 9 होगा। दूसरी साइड दोनों साइड का सम कितना हो 18, पर टोटल सम 35 है, तो बचा कितना 17, तो ये क्या हो जाएगा 17। अब मुझे बताओ 9 का हम 10 लेते हैं तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, बचा कितना 15। मैं ले रहा हूँ 11, तो 11 का 11 22, 22 बचा कितना 13। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे जितना एक, यहाँ पे अपन एक एक बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कितना दो कम हो रहा है, मतलब ये कहाँ तक जाएगा 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1, इसके बाद तो जाएगा नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या होगा 11 तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब लास्ट में जो ए की वैल्यू आ रही है वो 17, 17 और 1 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर 17 से ज्यादा क्यों नहीं ले सकते, 18 लेके देखो। 18 जब लोगे तो दो साइड का सम क्या होगा, 18 टू 36, जब दो साइड का सम ही 36 हो गया है, पूरा पेरीमीटर ही 35 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल सिर्फ इतने केस होंगे, तो कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 ऐसे ट्रेंगल पॉसिबल है, आइसोसेलिस ट्रेंगल जिनका पेरीमीटर क्या होगा 35 होगा, तो आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने अलग कॉपी में लिखो, प्रॉपर रिवाइज करो, टाइम टाइम रिवाइज करते रहना, तो अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको विद इन सेकंड कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, कोई आर्टिकल उसको किसी प्राइस पे हमने सेल किया है, इफ इट इज सोल्ड 80%, अब उसके जो सेलिंग प्राइस है उसको हमने क्या कर दिया 80% कर दिया, देन देयर विल, अब क्या होता है कि लॉस होता है 10% का। बोला है कि और यदि प्रॉफिट और लॉस बताइए व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जब हम उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो कितना होगा। मुझे बताओ, उसने बोला देखो सेलिंग प्राइस की बात हुई है ना, तो सेलिंग प्राइस अपन मान लेते हैं 100, हमने माना सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। उसने बोला कि सेलिंग प्राइस को 80% कर दो, मतलब कि सेलिंग प्राइस को मैंने कर दिया है 80। ठीक है, 80 कर दिया। अब उसने बोला है कि अब जो लॉस हो रहा है ना, अब जो लॉस हो रहा है वो 10% का हो रहा है। लॉस किस पे होता है, सीपी पे। जब सीपी पे 10% का लॉस होगा तो हमें एसपी क्या आएगी 80, एसपी क्या आएगी 80 आएगी। ठीक है, तो देखो सीपी सीपी पे 10% का लॉस होगा, मतलब कि सीपी का 9/10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 80 मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जो सीपी आई है, सीपी हमारी कितनी आ रही है 800/9। हाँ जी सर, तो यहाँ पे जो हमारे पास सीपी है, सीपी कितना है हमारे पास 800/9। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि सीपी तो यही लेना है बट सेलिंग प्राइस ओरिजिनल लेना है। तो अब जो केस बन रहा है हमारे पास सीपी और एसपी का, तो सीपी तो हमें क्या लेना है 800/9 लेना है, बट सेलिंग प्राइस हमें लेना है ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला कितना है 100 है। इनका यदि आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या हो रहा है 8:9। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हुआ किस पे 8 पे, तो 1/8, 1/8 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 12.5%। तो 12.5% हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार और मैं बता देता हूँ इसको, सिंपल से अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन ने क्या है उसने बोला है कि सर्टेन सेलिंग प्राइस है, वो सर्टेन सेलिंग प्राइस हमने 100 माना, 100 का बोला 80% करना, तो इसका हमने क्या करा 80% किया। 80 क्या उसने बोला कि 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% का लॉस करा है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारे पास ये आया है। अब उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस तो यही लेना है, सेलिंग प्राइस तो यही लेना है, और कॉस्ट नहीं, कॉस्ट प्राइस यही लेना है, सेलिंग प्राइस लेना है 100। ठीक है, तो यहाँ से 8-9 रेशियो आया, इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 12.5% है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इफ द सेलिंग प्राइस फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब टाइम पीरियड हमें 5 दिया है और जो एसआई है वो प्रिंसिपल का कितना है 25% है। उसने बोला है कि इंटरेस्ट विल बी इक्वल, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर ईयर्स, कितने साल के बाद जो एसआई है वो प्रिंसिपल के बराबर होगा। देखो प्रिंसिपल में मान लेता हूँ 100 है, प्रिंसिपल हम मान रहे हैं 100 है। ठीक है, तो एसआई उसने क्या बोला 25% है, तो इसका 25% क्या होगा 25 होगा। और टाइम पीरियड कितने टाइम में, टाइम उसने बोला है कि 5 ईयर में। अब उसने ये बोला है कि कितने साल के बाद जो ऐसा ही है वो प्रिंसिपल के बराबर होगा, मतलब 100 करना है तो इसको मैं कितने टाइम्स कर दूं 4 टाइम्स कर दूं तो ये 100 हो जाएगा। तो यदि ऐसा ही 4 टाइम्स होगा तो टाइम पीरियड भी तो 4 टाइम्स होगा ना भाई, तो इसको करोगे तो अभी कितना 20 साल में, मतलब कि आने वाले 20 ईयर्स में जो ऐसा ही होगा प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा बराबर, तो 20 ईयर हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 3x, इफ 3x माइनस 1/2x इक्वल टू 4 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x² प्लस 1/9x²। देखो देखो ध्यान से समझो, ये क्या दिया है 1/2x अपॉन
मतलब 3x 1 माइनस 1/2x दिया है, इक्वल टू हमें दिया है 4। बात हमें बोली है इसने, देखो यहाँ पे क्या है 4x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 9x का स्क्वायर, मतलब कि जब आप ये क्या है, ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 3x का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास पर यहाँ तो उल्टा लिखा है ना, यहाँ पे 3x यहाँ पे 2x है, तो इस नंबर को चेंज करने के लिए हमें इसमें किसका इंटू करना पड़ेगा, हमें इंटू करना पड़ेगा 2/3 का। जब इसमें 2/3 का इंटू करोगे तो 3 3 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x, माइनस यहाँ पे 2 और 2 जाएगा तो अपन में क्या बचेगा 3x बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। ठीक है सर, अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करेंगे इसमें तो क्या होगा 4x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो x से x गया तो 4/3 इक्वल टू हो जाएगा 64/9। ठीक है, इतना समझ में आया। पूछा किसकी वैल्यू हमें, इतने की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो इस वाले की इतनी वैल्यू हमें पूछी है, तो हम क्या करेंगे इसको उधर लेके जाएंगे, तो यहां से आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर, ये क्या होगा 64/9 प्लस क्या हो जाएगा 4/3, तो इसका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, इसमें 3 का इंटू करोगे तो 12, 64 और 12 क्या होगा 76 बाई क्या हो रहा है 9, तो ये हमारा क्या होगा आंसर 76/9 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इतना। देखो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², इसकी वैल्यू हमें दी है 1386। ठीक है, तो 4π पाई क्या लिखोगे आप 22/7, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू हमें दिया है 1386। ठीक है, 11 से काटो, 11 से क्या होगा 2 टाइम्स, 11 से जाएगा ये 11 से 1 22 66, फिर 2 से काटो कितना होगा 63। 63 आप क्या लिखोगे, 63 को मैं लिखूंगा 7 9 63, ये 7 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ रहा है 4, रेडियस रूट करेंगे तो क्या होगा एक 7 बचेगा, एक 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो कितना हो रहा है 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर 10.5 हमारा क्या है आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इफ द थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ इतना। देखो एक पुलिसमैन है, उसने थीफ को नोटिस किया, कितने डिस्टेंस है 210 मीटर, 210 मीटर की डिस्टेंस से उसने नोटिस किया। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेज, जब पुलिस उसको चेज करना स्टार्ट करता है तो थीफ भी करता है स्टार्ट रनिंग, थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग। ठीक है, तो जब पुलिस उसको चेज करती है तो थीफ भी दौड़ना शुरू कर देता है। इफ द स्पीड ऑफ थीफ, स्पीड की थीफ हमें दी है 25 किलोमीटर पर आवर एंड पुलिसमैन की स्पीड दी है 32 किलोमीटर पर आवर। उसने ये बोला है देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही ओवरटेकन, मतलब पुलिस उसको ओवरटेक कर ले तब तक जो थीफ है वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है पुलिसमैन, ये है थीफ। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास में 210 मीटर। पुलिसमैन की स्पीड है वो है 32 किलोमीटर पर आवर, वो जो थीफ है थीफ की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताओ टाइम कैसे निकालेंगे इनका मिलने का, कि ओवरटेक कब करेगा। टाइम कैसे निकल, टाइम निकलता है डिस्टेंस, जो इनके बीच की डिस्टेंस है अपॉन में रिलेटिव स्पीड, तो जो इनका टाइम होगा मिलने का वो होगा, इनकी डिस्टेंस कितनी है 210 मीटर, और जो रिलेटिव स्पीड क्या होगी सेम डायरेक्शन है, माइनस कर दो 7 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या होगा 7 किलोमीटर पर आवर। अभी इसकी अपने को यूनिट को चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा क्या डिस्टेंस। अब थीफ कितनी डिस्टेंस चलेगा, देखो थीफ इतने टाइम तक चलेगा, इस स्पीड से चलेगा, तो इसकी डिस्टेंस आएगी वो कैसे निकालोगे, तो जो डिस्टेंस आएगी ना, डिस्टेंस आएगी कितने टाइम तक चला वो 210 मीटर अपॉन में 7 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 20, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने यूनिट चेंज करने को क्यों मना किया था, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर किलोमीटर सब कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो 7 3 जा 30, तो 30 इंटू 25 क्या होगा 750 मीटर, तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा 750, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है A shopkeeper gives a 35% discount on the market price of a bottle if the selling price of the bottle दी है 1755। पूछा है कि मार्केट प्राइस बताइए। देखो डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे देते हैं, और जब मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट हम देते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है सेलिंग प्राइस आता है। तो मार्केट प्राइस पे आप जब डिस्काउंट देंगे कितने तक के देंगे 35%, 35% मतलब बचा कितना 65%, तो 65/100 देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस हमें दिया कितना है 1755। ठीक है, तो यहाँ से 5 से काटो 20, और ये क्या होगा 13, 13 से इससे को काटो 13 जा 13, 13 3 जा और 5 जा, तो जो मार्केट प्राइस आ रही है ना, मार्केट प्राइस आ रही है 2700 रुपीज़।
तो ये हमारा क्या होगा, 2700 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 48 प्लस थीटा कोस 42 माइनस थीटा। देखो क्या इन दोनों का सम, 90 डिग्री हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी, क्योंकि क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये इसको यदि हम लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा तो सेम बनेगा, तो सेम कट के जीरो हो जाएगा, तो जीरो हमारा क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर एंड गोट अ प्रॉफिट इन दी रेशियो इतना। देखो रेशियो ए और बी दो बंदे हैं, वो मतलब कुछ पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो कब आता है, जब हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं दोनों बंदों का, और उनका जो रेशियो आता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। तो उसने बोला क्या, ए ने कितने इन्वेस्ट किए, ए ने इन्वेस्ट किए हैं 72,000। टाइम पता नहीं है, इसका टाइम बताना है तो टी टाइम ले लिया। उसने बोला कि बी इन्वेस्टेड 80,000 फॉर 12 मंथ्स। तो बी ने तो कितने किए, 80,000 किए, कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए किए। इसको काटो, 30 से 30 गया, 12 से गया 6 बार, 2 से काटो तो 3t, इसका रेशियो क्या आएगा 3t और 40। तो ये रेशियो किसका, प्रॉफिट का ही है, बट प्रॉफिट का रेशियो में कितना दिया है 3:5, 3:5। जब 5 की वैल्यू 40 है मतलब कि 8 टाइम्स है, तो इसको भी 8 टाइम्स करेंगे, तो टी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 मंथ्स। कैसे, जब 3 का 8 टाइम्स करेंगे, जब 3 का 8 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 3t। 3 से 3 गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 8 मंथ्स, तो 8 मंथ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो सिंपल, देखो सिंप्लीफाइड है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ये जो है इस ये क्या है 19 का क्यूब होता है, ये जो है ये क्या है 6 की पावर 4 होता है। तो 19 का क्यूब मतलब बाहर कितना आएगा 19, यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू क्या दिया है 3 अपॉन क्या दिया है 57 इंटू क्या दिया है 42। 19 3 जा 57, 6 से जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 हमारा क्या आ रहा है आंसर, 7 क्या है आंसर है। देखो यदि आपको वहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है कि किस चीज़ का क्यूब है, तो आपको देखो इसमें थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना होगा। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देखो 57 है, 57 का आप क्या लिखोगे 19 इंटू 3, तो 3 और 3 तो कट जाएगा, तो ये तो कंफर्म है कि ऊपर 19 आना ही आना है, और वो 19 का क्यूब है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 4 डिजिट नंबर है, n हैज एग्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट डिविजर्स। देखो मुझे ये बताओ, कोई भी नंबर n है उसके हम नंबर ऑफ मतलब डिविजर्स या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। उसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो उनकी पावर होती है उसमें +1 करके इंटू करते हैं। कैसे, मतलब कोई n नंबर है, वो नंबर को हम लिखते हैं a की पावर x इंटू बी की पावर y। जो a और b हो ना ये प्राइम नंबर होते हैं। अब मैं बोलूँ कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर या डिविजर्स बताइए, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताओगे, नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं x+1 इंटू y+1, ठीक है सिंपल। और उसने बोला है कि नंबर ऑफ इसके जो डिविजर्स, जिसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो 15 है, तो इसके नंबर 15 है, तो 15 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। तो देखो ये 3 और 5 है, मतलब कि देखो x+1 की वैल्यू 3 है या फिर y+1 की वैल्यू 5 है, तो एक बढ़ के 3 हुआ, मतलब जो x है, x कितना होगा यहाँ से 2, या y कितना होगा 4, सिंपल। तो जो नंबर है, नंबर क्या है, नंबर है a की पावर 2 b की पावर 4 है, ठीक है। उसने बोला कि n स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो n स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर होगा a की पावर 4 b की पावर 8, ठीक है। हाँ जी सर, अब मुझे बताओ कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे x+1, तो इसके जो फैक्टर आएंगे ना, इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 4+1 5, 8+1 9, तो 9 5 जा 45, तो 45 हमारा क्या होगा 45 आंसर होगा, ठीक है समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ABC एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन रेशियो इतना, ठीक है। देखो ABC 3 बंदे हैं, वो किसी बिजनेस में पार्टनरशिप में होते हैं इतने इतने रुपए लेके। आफ्टर 4 मंथ ए इंक्रीजेज हिज शेयर, 4 महीने के बाद ए ने क्या क्या अपनी कैपिटल को 50% से बढ़ा दिया। ये टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा एंड ईयर पूरे साल के बाद जो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास इतना है। बोला है कि बी का शेयर बताइए प्रॉफिट के अंदर। देखो कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको देखो, इसने बोला है कि देखो ए बी सी 3 बंदे हैं, तो ए बी और सी 3 बंदे हैं। इसने जो पैसा लगाया ना वो लगाया 7/2
इसने जो पैसा लगाया है वो लगाया है 4/3, इसने जो पैसा लगाया है वो लगाया है 6/5, ठीक है। अब देखो ए ने क्या किया है, ए ने किया है कि 7/2 रुपीज है, इसको तो 4 मंथ तक लगाया, उसके बाद उसने क्या करा है कि 7/2 को 50% से बढ़ा दिया, मतलब 3/2 कर दिया, अगले कितने 8 मंथ के लिए, क्योंकि एक मंथ की एक पूरे मतलब 1 ईयर की बात हुई है। अब जो 4 है, बी ने तो 4/3 पैसा लगाया था पूरे 12 मंथ्स के लिए, पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाया। जो सी ने भी 6/5 जो रुपीज है वो पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाया, हाँ जी सर लगाया, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो काटो इसको, जो कट रहा है वो काट दो, कैसे कटेगा, 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 टू 4, 4 से जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। 3 से ये जा रहा है 4 टाइम्स, ठीक है सर। अब 2 से और काट दो, 2 2, ये 2 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स, यहाँ पे कितना बचा 4, 28 बचा है यहाँ पे कितना बचा है 8, यहाँ बचा है 36/5, ठीक है। और 4 से काट दो, तो 4 से काटोगे तो क्या बचेगा 7 2 9/5, 5 का इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा 35, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 10, ये क्या हो रहा है 9। तो टोटल ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो किसका, प्रॉफिट का है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 44 54 54 है। क्या हमें टोटल प्रॉफिट दिया है क्या, हाँ सर सर दिया है, क्या दिया है 21600, तो 44 की जो वैल्यू है वो हमें दी है 21600। क्या ये इसका 400 टाइम्स है क्या, हाँ जी सर है, तो इसका 400 टाइम्स है। पूछा है बी का शेयर बताइए, तो बी का ये क्या हो जाएगा 400 टाइम्स, तो जो बी का शेयर आएगा वो कितना आ रहा है 4000 रुपीज, सिंपल। तो 4000 जो है इसका हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ मैन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी पे टॉप ऑफ द टावर को वो देखता है, जो कि एंगल बनाता है विच मेक्स एन एंगल एलिवेशन 30 डिग्री विद द मेंस आई। देखो कोई टावर है ये, ठीक है, इससे कोई पॉइंट से कोई पर्सन देख रहा है, तो उसकी आंख से इसके टॉप का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, हाँ जी सर। अब उसने बोला है कि द मेन वॉक सम डिस्टेंस टूवर्ड्स द टावर, टावर के तरफ वो कुछ बढ़ता है, ठीक है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे आ गया वो चल के, तो अब जो एंगल बना रहा है वो अब कितना बताता है, बना रहा है एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, तो अब एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री। उसने बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट पी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी और टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। देखो कोई भी जैसे हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी रहती है, तो जब जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होगा, या तो वो हाइट देगा या फिर डिस्टेंस देगा किसी भी चीज़ की, तो हम क्या करेंगे, जो इसका जो रेशियो होता है ना उसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे इसका रेशियो क्या आएगा यहाँ पे √3 और 1, यदि 30 से देखें तो ये क्या होगा 1/√3। अब हमारे पास ये चारों क्या है, रेशियो ही है। यदि हमें कोई रियल वैल्यू देते तो हम इसको कंपेयर करके हम इसकी वैल्यू निकालते, तो जब इसमें रियल वैल्यू दी ही नहीं है तो हमें आंसर क्या लगाना पड़ेगा, डाटा क्या होगा इनएडिक्वेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ a/l प्लस m/b = 1 दिया है, b/m प्लस n/c = 1 दिया है, पूछा है कि l/a प्लस c/n की वैल्यू निकालिए। देखो l/a निकालना है और c/n निकालना है, दोनों को ऐड करना है। क्या a/l हमारे पास है, ठीक है, तो a/l है, इसको उधर उधर ले जाएंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास l/a आएगा क्या, हाँ से आएगा। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करो, यहाँ से a/l की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस m/b, ठीक है सर, जो हो रहा है जो कि क्या होता है b-m/b। तो यहाँ से l/a की वैल्यू कितनी है b/b-m, ठीक है, ये आया, एक एक कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए cy n के लिए हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे अपन, n/c हमें मिलेगा इसमें से, तो n/c होगा 1 - b/m, जो कि होगा m-b अपॉन में क्या होगा m। इसको देखो तो c/n क्या होगा, c/n होगा m अपॉन में m-b, ठीक है। ये दो कंडीशन हमारे पास क्या हुई है, ये दो कंडीशन हमारे पास आई है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि l/a प्लस c/n, मतलब इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो l/a प्लस में c/n क्या होगा, c/n होगा b अपॉन में b-m। देखो इसमें नीचे b-m है, इसमें m-b, तो माइनस कॉमन ले लें तो ऊपर क्या हो जाएगा -m अपॉन में b-m, ऊपर भी b-m नीचे b-m, कट के क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा पास 1, तो 1 क्या है हमारा आंसर है, ठीक है।
जो पूछा है, जिस फॉर्म में पूछा है उस फॉर्म में चीजों को बनाना है, और जो पूरा है ऐड तो ऐड कर दो, माइनस तो माइनस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन ए प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70, दैट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म इज इतना। मतलब इसमें कोई चार नंबर है जो कि प्रोपोर्शन में, ठीक है, इससे ही समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, चार नंबर अपन ले लेते हैं, ए बी सी डी। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में होता है, इसका मतलब क्या है कि ए अपॉन बी इक्वल टू होगा सी अपॉन डी। यहाँ से कंडीशन क्या बनी, ए इंटू डी इक्वल टू होगा सी इंटू बी, ठीक है, एक कंडीशन यहाँ से हमें ये मिली है। क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब कि ए इंटू डी हमें कितना दिया है, 70 दिया है। फिर बोला है डेट ऑफ दी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड मतलब कि सी इंटू डी, सी बी इंटू सी, जो बी इंटू सी दिया है वो हमें दिया है 3.5 वाई। और हमारे पास क्या है कि ए इंटू डी इक्वल टू होता है बी इंटू सी, तो दोनों को इक्वल रख दें, तो 70 इक्वल टू है 3.5 वाई। तो यहाँ से जो वाई है, वाई कितना आएगा, 2 टाइम्स 20, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो 20 हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इन एन इलेक्शन द विनर वाज सपोर्टेड बाय 46% ऑफ द ऑल दी वोटर्स इन द लिस्ट। देखो जो विनर्स है ना, विनर्स को क्या मिला है कि टोटल जो नंबर ऑफ, जो भी लिस्ट में टोटल लोग थे उसका 46% विनर को मिला है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने ये बोला है कि एंड ही गोट 410 वोट्स मोर देन दी ओनली राइवल। जो लूजर है, लूजर से विनर को 410 वोट्स ज्यादा मिले हैं। 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट, वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10% तो वोट दिए ही नहीं है, ठीक है। एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। वो जो 60 ऐसे वोटर्स है जिसने बैलेट पेपर को खाली डाला, ठीक है। ये देखो ध्यान रखना है, ये सब चीजें परसेंटेज में दी है, और ये जो दिया है ना 60 वोट्स, ये है जो कि मतलब नंबर में दिए 60 वोट्स जिन्होंने बैलेट पेपर खाली डाला, ठीक है। ये हो गया इनवैलिड मतलब। अब मुझे बताओ, देखो इसमें ध्यान ये रखना है, देखो ये होगा 100% हमारे पास टोटल लोग थे, इसमें से उसने बोला कि 10% तो वोट दिया ही नहीं, मतलब वोट कितने ने डाला है, 90% ने वोट जो डाला है ना, वो डाला है 90% लोगों ने। अब इसमें से इस 90% जो वोट डले थे, इसमें से 60 तो खाली डाल दिया उन्होंने बैलेट पेपर को, तो ये तो इनवैलिड हो गया। तो ये वैलिड कितने होंगे, 90% माइनस 60। अब जो भी वोट मिलेंगे विनर और लूजर को, वो इसी में से तो मिलेंगे ना कि वोट डले हैं और सही डले हैं, वैलिड डले हैं। तो इसी में से विनर्स को और लूजर को क्या होगा, वोट मिलेंगे। पर उसने बोला क्या है, देखो ये बहुत ध्यान से देखना है कि 40% ऑफ ऑल दी वोटर्स इन दी लिस्ट, जो भी लिस्ट में थे, मतलब लिस्ट में कितने 100% थे, तो 100% का 46% मिला है, मतलब कि विनर को जो मिला ना वो 46% मिला है इसका। अब इनको इसमें से माइनस करेंगे तो लूजर के वोट बचेंगे, तो 90% में से 46 जाएगा तो कितना बचा, 44%। माइनस क्या होगा, 60, ये बनेंगे लूजर को। अब उसने बोला है कि लूजर को जो मिले हैं, जो विनर है, विनर को 410 ज्यादा मिले हैं किससे, इससे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 410 होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2% प्लस 60। ये हमारे पास कितना है, 410। तो यहां से जो 2% की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 350। ठीक है सर, पूछा क्या है, पूछा है कि टोटल लिस्ट में बताइए, मतलब 100% बताइए। 2% की वैल्यू इतनी है, इसमें दोनों में 50% का इंटू करेंगे तो क्या होगा, 100% कितना हो जाएगा, 50 का इंटू किया अपने तो 00517, तो 17500 टोटल 100% की वैल्यू होगी, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात हमें है यहाँ पे 46% कौन सा बोला है, ठीक है, इसको आप विशेष तरीके से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि सपोज ए बी सी आर 3 टेप्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है, विद द ड्रेनिंग कैपेसिटी इतना 1 2 3। कोई 3 पाइप है, टैंक के बॉटम में लगा दिए हैं, ड्रेनिंग कैपेसिटी मतलब कि एम्प्टी कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं 1 2 3 की कैपेसिटी से, मतलब कि ए 1 लीटर निकालता है तो बी 2 लीटर निकालता है तो सी कितना निकालता है, 3 लीटर निकालता है। जब हम तीनों को करते हैं, जब तीनों को एक साथ ओपन करते हैं तो इट टेक्स 1 आवर टू ड्रेन आउट द फुल टैंक। जब तीनों को एक साथ करेंगे तो 1 घंटे के अंदर पूरा टैंक को खाली कर देंगे। उसने बोला है कि ए और सी आर ऑन दी और ऑन बट सी इज ऑफ। ए और सी को चालू रखा, बी को बंद कर दिया। अब बोला है कितना टाइम लगेगा उसको पूरा खाली करने में। देखो सबसे पहले हमें निकालना है टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कैसे निकलती है, टोटल कैपेसिटी निकलती है, अब एक मिनट में कितना निकाल रहे हैं, 6 निकाल रहे हैं, और कितने मिनट तक, 60 मिनट तक निकालेंगे तो खाली हो जाएगा, तो ये टोटल कैपेसिटी हो गई। अब टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए करते हैं टोटल कैपेसिटी अपॉन में जितना निकल रहा है, तो बी तो बंद है, ए और सी निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं ए और सी, तो कितना 4, ये क्या हो जाएगा 15, 15 6 90। तो इनको दोनों को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 90 मिनट्स लगेंगे। क्या ऑप्शन में है क्या, हाँ ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला क्या हुआ, आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 555 दिया है 100 टाइम्स तक डिवाइडेड बाय 13। देखो क्वेश्चन ने ये बोला है कि कोई नंबर है 5 5 5 5 और ये चलते जाता है 100 टाइम्स तक, ठीक है। इस नंबर को हमने डिवाइड किया है 13 से, तो बोला कि रिमाइंडर बताइए। देखो 13 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको क्या पता है? 13 के रूल जो होता है ना, डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जब कोई भी नंबर है, जैसे 6 डिजिट नंबर ए बी, कोई नंबर है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, कोई 6 डिजिट नंबर है, ठीक है। हमें क्या करना है कि देखो इन तीनों का पेयर बनाना है, पहले तो तीन तीन के पेयर बनाए। अब इन तीन तीन के पेयर बनाए तो यदि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि ए बी सी माइनस डी ई एफ, इन दोनों का डिफरेंस यदि 13 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 13 से डिवाइड होगा। सिंपल। अब इस चीज को ध्यान रखो, देखो हम इसमें पेयर बना लेते हैं, 6 के पेयर बना लेते हैं, इससे 3 के बनाए, हम 6 के बना लेते हैं। यदि आप इसमें से 6 के पेयर बनाओगे, मतलब कि 5 5 5 5 और 5 और 5, ठीक है, माइनस जैसे 5 जो 6 नंबर है, 12 नंबर का मैं 12 डिजिट्स का एक नंबर लिख रहा हूँ। ये हुआ, हमने एक 6 का पेयर बनाया, एक 6 का पेयर बनाया। अब ये दोनों डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, माइनस करने पे 0 आ रहा है। 0 मतलब कि डिविजिबल है 13 से पूरा, मतलब कि यदि 5 को अपन 12 बार लिखते हैं तो वो 13 से पूरा डिवाइड होता है। सिंपल। अब 12 12 के कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे, मतलब कि 96 डिजिट हो जाएगी। मतलब 96 डिजिट तक ये पूरा 13 से डिवाइड होगा। हमारे पास डिजिट कितनी बची? 4 डिजिट बची, मतलब कि लास्ट में क्या बचा, 5 5 और 5। यदि देखो इनको डिवाइड करने में जो 13 का जो रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर इस पूरे नंबर को डिवाइड करने पे आएगा। तो इसको डिवाइड करो, कितना बच रहा है, 13, 4 जा 20, 3 जा नहीं 2 जा, ये बचा 4। तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है ना, वो बच रहा है 4, ठीक है। तो हमारा इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे 13 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अगला देखो, आगे क्वेश्चन है, पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। अच्छा, अलग अलग एक्सपेंड जो खर्चे हुए हैं उसका एक हमें पाई चार्ट दिया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने बोला है कि फॉर द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे इतना 30,600 एज ए प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास क्या है, 20% है, तो 20% की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये दी है। तो 20% की जो वैल्यू है वो हमें दी है 30,600 दी है। हाँ जी सर। बोला है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड। रॉयल्टी हमें कितनी देनी है, रॉयल्टी हमें देनी है 15%। तो यहाँ से 15% की वैल्यू क्या आएगी, 30600 अपॉन में 20 इंटू 15, यही तो होगा ना। तो 0 से 0 गया, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 3 जा और 1 0, इतना बचा। अब इनको इंटू कर दो, तो 0 22,950, इतना रुपए रॉयल्टी कॉस्ट है हमारी। 22,950 हमारा क्या होगा, आंसर है। सिंपल है, 20% की वैल्यू दी है, 15% की निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का बताया, रॉयल्टी का एंगल बताइए। देखो टोटल कितना होता है, टोटल जो एंगल यहाँ का सर्कल का होता है 360 डिग्री। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री है। 100% की वैल्यू हमें हमारे पास है 360 डिग्री। बोला है कि 15% की निकालिए, तो 15% की कैसे आएगी, 360 अपॉन में 100 इंटू किसका करना पड़ेगा, 15 का। 0 से 0 गया, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, ये हो रहा है 18, 18 3 कितना हो रहा है 54, मतलब 54 डिग्री क्या बनेगा, रॉयल्टी का एंगल बनेगा, ठीक है। 100% की वैल्यू 360 है, 15% की निकालनी है, जो कि क्या है 54 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। देखो रॉयल्टी कितनी है, बात है रॉयल्टी की और प्रिंटिंग कॉस्ट की। रॉयल्टी जो हमारे पास है वो कितना है, 15% है। प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, 20% है। इन दोनों का रेशियो निकालो, कितना आ रहा है, 3:4। अब बोला क्या है, बोला ये है कि रॉयल्टी ऑफ बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना कम है, एक कम है, किससे, प्रिंटिंग कॉस्ट। तो 1/4 इंटू क्या करेंगे 100, तो कितना आ रहा है 25%, मतलब कि 25% हमारा क्या होगा आंसर, 25 हमारा क्या है आंसर, ठीक है। आज के हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको इससे कुछ ना कुछ आपकी तैयारी के टाइम पे, तैयारी में मतलब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट इससे आपको मिलेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। मिलते हैं अगले संडे और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।